लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 24वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दलीप शाह ने फिर इस तरह अपना किस्सा शुरू किया। गिरजा कुमार ने अपनी बातचीत में दारोगा और बिहारी सिंह को ऐसा उल्लू बनाया कि उन लोगों को गिरजा कुमार पर पूरा पूरा भरोसा हो गया और वो खुशी के साथ जमानिया में रहकर बेगम का इंतजार करने लगा। बल्कि दारोगा के साथ जाकर उसने खास बाग का रास्ता और माया रानी को भी देख लिया था। इधर अर्जुन सिंह गिरजा कुमार की खोज में जमानिया गए और मैं बेगम को गिरफ्तार करने की फिक्र में पड़ा। पहले तो मैं अपने घर गया और वहां से कई आदमियों का इंतजाम करके लौटा। फिर ठीक समय पर गंगा के किनारे उस ठिकाने पहुंच गया जहां बेगम की किश्ती किनारे लगाकर लूट लेने की बातचीत कही बदी थी। मैं इस घटना का हाल बहुत बढ़ाकर न कहूंगा कि बेगम की किश्ती क्यों कर आई और क्या क्या हुआ तथा मैंने किसको किस तरह गिरफ्तार किया। संक्षेप में केवल इतना ही कहूंगा कि बेगम पर मैंने कब्जा कर लिया और जो चीजें उसके पास थीं सब ले ली गईं। उन्हीं चीजों में ये सब कागज और वो हीरे की अंगूठी थी जो भूतनाथ बेगम के यहां से ले आया और जो इस समय दरबार में मौजूद है। आगे चलकर मैं इन चीजों का हाल बयान करूंगा और ये भी कहूंगा कि ये सब चीजें मेरे कब्जे में आकर फिर क्यों कर निकल गई। इस समय मैं पुनः गिरजा कुमार का हाल बयान करूंगा जो उसी की जुबानी मुझे मालूम हुआ था। गिरजा कुमार जमानिया में बैठा हुआ दारोगा के साथ बेगम का इंतजार कर रहा था। जब बेगम को लुटवाकर दोनों सिपाही, जिनके साथ बेगम के भी 2 आदमी थे और जिन्हें मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था, रोते कलपते हुए जमानिया पहुंचे तो सीधे दारोगा के पास चले गए। उस समय वहां सूरत बदले हुए असली बिहारी सिंह और गिरजा कुमार भी बिहारी सिंह बना हुआ बैठा था। दारोगा के सिपाहियों और बेगम के आदमियों ने अपनी बर्बादी और बेगम के लुट जाने का हाल बयान किया, जिसे सुनते ही दारोगा को ताज्जुब और रंज हुआ। उसने गिरजा कुमार की तरफ देखकर कहा, यह कार्रवाई किसने की होगी? गिरजा कुमार, खुद बेगम ने या फिर भूतनाथ ने? बेगम के आदमियों की तरफ देखकर, क्यों जी, मैं समझता हूं कि शायद महीने भर के लगभग हुआ होगा जब एक दिन भूतनाथ मेरे साथ बेगम के यहां गया था। उस समय तुम भी तो वहां थे, क्या तुमने मुझे पहचाना था? बेगम का आदमी, जी नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना था। गिरजा कुमार दारोगा की तरफ देखकर, आप ही के कहे मुताबिक मैं 2-3 दफे भूतनाथ के साथ बेगम के यहां गया था, पर वास्तव में भूतनाथ अच्छा आदमी है और ये लोग भी बड़ी मुस्तैदी के साथ वहां रहते हैं। बेगम के आदमियों की तरफ देखकर, क्यों जी, है ना यही बात? बेगम का आदमी हाथ जोड़कर, जी हां सरकार। बेगम के आदमियों की जुबान से गिरजा कुमार ने बड़ी खूबी के साथ जी हां सरकार कहलवा लिया। इसमें कोई शक नहीं कि भूतनाथ बेगम के यहां जाया करता था और गिरजा कुमार को यह हाल मालूम था, मगर ऐसे मौके पर उसके आदमियों की जुबान से हां कहला लेना मामूली बात न थी। उन खुशामदी आदमियों ने ये सोचकर कि जब खुद बिहारी सिंह भूतनाथ के साथ अपना जाना कबूल करते हैं तो हां कहना ही अच्छा है, जी हां सरकार कह दिया और गिरजा कुमार दारोगा तथा बिहारी सिंह की निगाह में सच्चा बन बैठा। साथ ही इसके गिरजा कुमार दारोगा से पहले ही कह चुका था कि बेगम आवेगी तो मैं बात ही बात में किसी तरह साबित करा दूंगा कि भूतनाथ उसके यहां आता जाता है। वो बात भी दारोगा को खूब याद थी, अतः दारोगा को गिरजा कुमार पर और भी विश्वास हो गया। उसने गिरजा कुमार का इशारा पाकर बेगम के दोनों आदमियों को बिना कुछ कहे थोड़ी देर के लिए विदा किया और फिर आपस में इस तरह बातचीत करने लगा। दारोगा, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मामला है। गिरजा कुमार, अजी ये उसी कमबख्त भूतनाथ की बदमाशी और दोनों की मिलीजुली साठ-गांठ है। बेगम जानबूझकर यहां नहीं आई। अगर वो आती तो उसके आदमियों की तरह खास उसकी जुबान से भी मैं इस बात को साबित करा देता कि उससे और भूतनाथ से ताल्लुक है और इसीलिए मैं अभी तक बिहारी सिंह बना हुआ था। मगर खैर कोई चिंता नहीं, मैं बहुत जल्द इन सब भेदों का पूरा पूरा पता लगा लूंगा और भूतनाथ को भी गिरफ्तार कर लूंगा। दारोगा, तो अब देर क्यों करते हो? गिरजा कुमार, कुछ नहीं, कल मेरे साथ चलने के लिए बिहारी सिंह तैयार हो जाएं। बिहारी सिंह, अच्छी बात है, ये बताओ कि किस सूरत शक्ल में सफर किया जाएगा? गिरजा कुमार, मैं तो एक ज्योतिषी की सूरत बनूंगा और आप? बिहारी सिंह, मैं वैद्य बनूंगा। गिरजा कुमार, बस बस यही ठीक है, मगर एक बात मैं अभी से कहे देता हूं कि 2 घंटे के लिए मैं गुरुजी से मिलने जरूर जाऊंगा। बिहारी सिंह, क्या हर्ज है? अगर कहोगे
तो मैं भी तुम्हारे साथ चला चलूंगा या कहीं अटक जाऊंगा। मुख्तसर यह है कि दूसरे दिन दोनों अय्यार ज्योतिषी और वैद्य बने हुए जमानिया के बाहर निकले। मजा तो यह है कि गिरजा कुमार ने चालाकी से उस समय तक किसी को अपनी असली सूरत देखने नहीं दी। जब तक वहां रहा बिहारी सिंह ही बना रहा, जब बाहर निकला तो ज्योतिषी बनकर निकला। खैर, दारोगा का तो कहना ही क्या, खुद बिहारी सिंह और हरनाम सिंह व्यर्थ ही अय्यार कहलाए। असल में कोई अच्छा काम इन दोनों के हाथ से होते देखा सुना नहीं गया। अब हम थोड़ा सा हाल अर्जुन सिंह का बयान करते हैं, जो गिरजा कुमार का पता लगाने के लिए हमसे जुदा होकर जमानिया गए थे। जमानिया में सेठ रामसरन नामक एक महाजन अर्जुन सिंह का दोस्त था। अतः ये सूरत बदले हुए सीधे उसी के मकान पर चले गए और मौका पाकर उससे मुलाकात करने के बाद सब हाल बयान किया और उससे मदद चाही। पहले तो वो दारोगा और माया रानी के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम से बहुत डरा, मगर अर्जुन सिंह ने उसे बहुत भरोसा दिलाया और कहा कि जो कुछ हम करेंगे वो ऐसे ढंग से करेंगे कि तुम पर किसी को किसी तरह का शक न होगा। इसके अतिरिक्त हम तुमसे और किसी तरह की मदद नहीं चाहते, केवल एक गुप्त कोठरी ऐसे ढंग की चाहते हैं जिसमें अगर हम किसी को गिरफ्तार करके यहां लावें तो 2-4 दिन के लिए कैद करके रख सकें, और ये काम भी ऐसी खूबी के साथ किया जाएगा कि कैदी को इस बात का गुमान भी न होगा कि वो कहाँ और किसके मकान में कैद किया गया था। खैर, रामसरन ने किसी तरह अर्जुन सिंह की बात मंजूर कर ली और तब अर्जुन सिंह उसके मकान से बाहर निकलकर हरनाम सिंह को फंसाने की फिक्र करने लगे, क्योंकि इन्होंने निश्चय कर लिया था कि बिना किसी को फंसाए हुए गिरजा कुमार का पता लगाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। मुख्तसर ये कि 2 दिन की कोशिश में अर्जुन सिंह ने भुलावा दे हरनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसे रामसरन के मकान की एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर कैद किया तथा खाने पीने का भी प्रबंध कर दिया। हरनाम सिंह को ये मालूम न हुआ कि उसे किसने कैद किया है और वो किस स्थान पर रखा गया है तथा उसे खाने पीने को कौन देता है। इस काम से छुट्टी पाकर हरनाम सिंह की सूरत बन अर्जुन सिंह दारोगा के दरबार में जा घुसे और इस तरकीब से बहुत जल्द गिरजा कुमार को पहचान लिया और उसका पता लगा लिया। गिरजा कुमार ने जिस चालाकी से अपने को बचा लिया था उसे जानकर उसकी बुद्धिमानी पर अर्जुन सिंह को आश्चर्य हुआ, मगर भंडा फूटने के डर से वे अपने को बहुत ही बचाए हुए थे और दारोगा तथा असली बिहारी सिंह से सिरदर्द का बहाना करके बातचीत कम करते थे। जब बिहारी सिंह को साथ लेकर गिरजा कुमार शहर के बाहर निकला तो अर्जुन सिंह ने भी सूरत बदलकर उसका पीछा किया। जब दोनों मुसाफिर एक मंजिल रास्ता तय कर चुके तो दूसरे दिन सफर में एक जगह मौका पाकर कुछ देर के लिए गिरजा कुमार को अकेला देखकर अर्जुन सिंह उसके पास चले गए और उन्होंने अपने को उस पर प्रकट कर दिया। जल्दी जल्दी बातचीत करके इन्होंने उसे ये बता दिया कि उसके जमानिया चले जाने के बाद क्या हुआ तथा अब उसे क्या और किस किस ढंग पर कार्यवाही करनी चाहिए और हमसे तुमसे कहाँ कहाँ किस किस मौके पर या कैसी सूरत में मुलाकात होगी। अर्जुन सिंह ने गिरजा कुमार को जो कुछ समझाया उसका हाल आगे चलकर मालूम होगा। इस जगह केवल इतना ही कहना काफी है कि गिरजा कुमार को समझाकर अर्जुन सिंह फिर जमानिया चले गए और रात के समय हरनाम सिंह को बेहोश करके कैद खाने से निकाल शहर के बाहर बहुत दूर मैदान में ले जाकर छोड़ दिया और अपना रास्ता पकड़ा, जिसमें होश में आकर वो अपने घर चला जाए और उसे मालूम न हो कि उसके साथ किसने क्या सलूक किया, बल्कि ये बात उसे स्वप्न की तरह याद रहे। इसके बाद अर्जुन सिंह बहुत जल्द मेरे पास पहुंचे और जो कुछ हो चुका था उसे बयान किया। गिरजा कुमार का हाल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने बेगम के साथ जो कुछ सलूक किया था उसका हाल अर्जुन सिंह से बयान किया तथा जो कुछ चीजें उसकी मेरे हाथ लगी थी दिखाकर ये भी कहा कि बेगम अभी तक मेरे यहाँ कैद है, अतः सोचना चाहिए कि अब उसके साथ क्या कार्रवाई की जाए। उन दिनों असल में मुझे 3 बातों की फिक्र लगी थी। एक तो ये कि यद्यपि भूतनाथ से और मुझसे रंज चला आता था और भूतनाथ ने अपना मरना मशहूर कर दिया था, मगर भूतनाथ की स्त्री मेरे यहाँ आई हुई थी और उसकी अवस्था पर मुझे दुख होता था। इसलिए मैं चाहता था कि किसी तरह भूतनाथ से मुलाकात हो और मैं उसे समझा बुझाकर ठीक रास्ते पर लाऊं। दूसरे ये कि राजा गोपाल सिंह के मरने का असली सबब दरियाफ्त करूं और तीसरे बलभद्र सिंह तथा लक्ष्मी देवी को दारोगा की कैद से छुड़ाऊं, जिनका कुछ कुछ हाल मुझे मालूम हो चुका था। बस इन्हीं कामों के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत अपने सिर उठाई थी, नहीं तो जमानिया के बारे में हम लोगों के लिए अब किसी तरह की दिलचस्पी नहीं रह गई थी। बेगम की जो चीजें मेरे हाथ लगी थीं उनमें से कई कागज और एक हीरे की अंगूठी ऐसी थी जिस पर ध्यान देने से हम लोगों को मालूम हो गया कि बेगम भी कोई साधारण औरत नहीं थी। उन कागजों में से कई चिट्ठियां ऐसी थीं जो भूतनाथ के विषय में जयपाल ने बेगम को लिखी थीं और
कई चिट्ठियां ऐसी थीं जिनके पढ़ने से मालूम होता था कि माया रानी के बाप को इसी जयपाल ने माया रानी और दारोगा की इच्छानुसार मारकर जहन्नुम में पहुंचा दिया है और बलभद्र सिंह अभी तक जीता है। मगर साथ ही इसके उन चिट्ठियों से यह भी जाहिर होता था कि असली लक्ष्मी देवी निकल कर भाग गई, जिसका पता लगाने के लिए दारोगा बहुत उद्योग कर रहा है, मगर पता नहीं लगता। वो जो हीरे की अंगूठी थी वो वास्तव में हेला सिंह यानी माया रानी के बाप की थी, जो उसके मरने के बाद जयपाल के हाथ लगी थी। उस अंगूठी के साथ एक कागज का पुर्जा बंधा हुआ था, जिस पर बलभद्र सिंह को कैद में रखने और हेला सिंह को मार डालने की आज्ञा थी, और उस पर माया रानी तथा दारोगा दोनों के हस्ताक्षर थे। वे कागज, पुर्जे और अंगूठी इस समय महाराज के दरबार में मौजूद हैं, जो भूतनाथ बेगम के यहां से उस समय ले आया था जब वो असली बलभद्र सिंह को छुड़ाने के लिए गया था। आप लोगों को इस बात का आश्चर्य होगा कि जब ये सब चीजें बेगम के गिरफ्तार करने पर मेरे कब्जे में आ ही चुकी थी, तो पुनः बेगम के कब्जे में कैसे चली गई। इसके जवाब में केवल इतना ही कह देना काफी है कि जब बेगम मेरे कब्जे से निकल गई तो वे चीजें भी उसी के साथ जाती रहीं, और फिर मैं भी बेगम तथा दारोगा के कब्जे में चला गया। और इन सब बातों का कर्ता धर्ता भूतनाथ ही है, जिसने उस समय बहुत धोखा खाया और जिसके सबब से कुछ दिन बाद उसे भी तकलीफ उठानी पड़ी। मैंने ये भी सुना था कि अपनी इस भूल से शर्मिंदा होकर भूतनाथ ने बेगम और जयपाल को बड़ी तकलीफें दी, मगर उसका नतीजा उस समय कुछ भी न निकला। खैर, अब मैं पुनः अपने किस्से की तरफ झुकता हूं। दलीप शाह की इस बात को सुनकर महाराज ने पुनः उन हीरे की अंगूठी और उन चिट्ठियों के देखने की इच्छा प्रकट की जो भूतनाथ बेगम के यहां से उठा लाया था। तेज सिंह ने पहले महाराज को, फिर और लोगों को भी वे चीजें दिखाईं, और इसके बाद फिर दलीप शाह ने इस तरह अपना हाल बयान करना शुरू किया। अर्जुन सिंह ज्यादा देर तक मेरे पास नहीं ठहरे। उस समय जो कुछ हम लोगों को करना चाहिए था बहुत जल्द निश्चय कर लिया गया, और इसके बाद अर्जुन सिंह के साथ मैं घर से बाहर निकला और हम दोनों मित्र गिरजा कुमार की तरफ रवाना हुए। अब गिरजा कुमार का हाल सुनिए कि अर्जुन सिंह से मिलने के बाद फिर क्या हुआ। बिहारी सिंह और गिरजा कुमार दोनों आदमी सफर करते हुए एक ऐसे स्थान में पहुंचे जहां से बेगम का मकान केवल 5 कोस की दूरी पर था। यहां पर एक छोटा गांव था जहां मुसाफिरों के लिए खाने पीने की मामूली चीजें मिल सकती थीं, और जिसमें हलवाई की एक छोटी सी दुकान भी थी। गांव के बाहरी प्रांत में जमींदारों के देहाती ढंग के बगीचे थे, और पास ही में पलाश का छोटा सा जंगल भी था। संध्या होने में घंटे भर की देर थी, और बिहारी सिंह चाहता था कि हम लोग बराबर चले जाएं। 2-3 घंटे रात जाते बेगम के मकान तक पहुंच ही जाएंगे। मगर गिरजा कुमार को ये बात मंजूर न थी। उसने कहा कि मैं बहुत थक गया हूं और अब 1 कोस भी आगे नहीं चल सकता, इसलिए यही अच्छा होगा कि आज की रात इसी गांव के बाहर किसी बगीचे अथवा जंगल में बिता दी जाए। यद्यपि दोनों की राय 2 तरह की थी, मगर बिहारी सिंह को लाचार हो गिरजा कुमार की बात माननी पड़ी, और ये निश्चय करना ही पड़ा कि आज की रात अमुक बगीचे में बिताई जाएगी। अस्तु, संध्या हो जाने पर दोनों आदमी गांव में हलवाई की दुकान पर गए और वहां पूरी तरकारी बनवाकर पुनः गांव के बाहर चले आए। चांदनी निकली हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बिहारी सिंह और गिरजा कुमार एक पेड़ के नीचे बैठे हुए धीरे धीरे भोजन और निम्नलिखित बातें करते जाते थे। गिरजा कुमार: आज की भूख में ये पूरियां बड़ा ही मजा दे रही हैं। बिहारी सिंह: ये भूख ही के कारण नहीं, बल्कि बनी भी अच्छी हैं। इसके अतिरिक्त तुमने आज बूटी भी गहरी पिला दी है। गिरजा कुमार: अजी, इसी बूटी की बदौलत तो सफर की हरारत मिटेगी। बिहारी सिंह: मगर नशा तो तेज हो रहा है और अभी तक बढ़ता ही जाता है। गिरजा कुमार: तो हम लोगों को करना ही क्या है। बिहारी सिंह: और नहीं तो अपने कपड़े लत्ते और बटुए का ख्याल तो है ही। गिरजा कुमार हंसकर: मजा तो तब हो जो इस समय भूतनाथ से सामना हो जाए। बिहारी सिंह: हर्जी क्या है, मैं इस समय भी लड़ने को तैयार हूं, मगर वो बड़ा ही ताकतवर और काइयां अय्यार है। गिरजा कुमार: उसकी कदर तो राजा गोपाल सिंह जानते थे। बिहारी सिंह: मेरे ख्याल से तो ये बात नहीं है। गिरजा कुमार: तुम्हें खबर नहीं है, अगर कभी मौका मिला तो मैं इस बात को साबित कर दूंगा। बिहारी सिंह: किस ढंग से साबित करोगे। गिरजा कुमार: खुद राजा गोपाल सिंह की जबान से। बिहारी सिंह हंसकर: क्या भंग के नशे में पागल हो गए हो। राजा गोपाल सिंह अब कहाँ हैं। गिरजा कुमार: असल बात तो यह है कि मुझे राजा गोपाल सिंह के मरने का विश्वास ही नहीं है। बिहारी सिंह चौकन्ना होकर: सो क्यों।
तुम्हारे पास उनके जीते रहने का क्या सबूत है? गिरजा कुमार: बहुत कुछ सबूत है, मगर इस विषय पर मैं हुज्जत या बहस करना पसंद नहीं करता। जो कुछ असल बात है तुम स्वयं जानते हो, अपने दिल से पूछ लो। बिहारी सिंह: मैं तो यही जानता हूं कि राजा साहब मर गए। गिरजा कुमार: खैर ये तो मैं कह ही चुका हूं कि इस विषय पर बहस न करूंगा। बिहारी सिंह: मगर बताओ तो सही कि तुमने क्या समझ के ऐसा कहा? गिरजा कुमार: मैं कुछ भी न बताऊंगा। बिहारी सिंह: फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती ही क्या ठहरी, जो एक जरा सी बात छिपा रहे हो और पूछने पर भी नहीं बताते? गिरजा कुमार हंसकर: तुम्हें ऐसा कहने का हक नहीं है। जब तुम खुद दोस्ती का ख्याल ना करके ये बातें छिपा रहे हो तो मैं क्यों बताऊं? बिहारी सिंह संकोच के साथ: मैं तो कुछ भी नहीं छिपाता। गिरजा कुमार: अच्छा, मेरे सिर पर हाथ रख के कह तो दो कि वास्तव में राजा साहब मर गए। मैं अभी साबित कर देता हूं कि तुम छिपाते हो या नहीं। अगर तुम सच कह दोगे तो मैं भी बता दूंगा कि इसमें कौन सी नई बात पैदा हो गई और क्या रंग खिला चाहता है। बिहारी सिंह कुछ सोचकर: पहले तुम बताओ, फिर मैं बताऊंगा। इस समय बिहारी सिंह नशे में मस्त था। एक तो गिरजा कुमार ने उसे भंग पिला दी थी, दूसरे उसने जो पूरियां खाई थी उसमें भी एक प्रकार का बेढब नशा मिला हुआ था, क्योंकि वास्तव में उस हलवाई के यहाँ अर्जुन सिंह ने पहले ही से प्रबंध कर लिया था और ये बातें गिरजा कुमार से कही बदी थी, जैसा कि ऊपर के बयान से आपको मालूम हो चुका है। अतः गिरजा कुमार ने पहले ही से एक दवा खा ली थी, जिससे उन पूरियों का असर उस पर कुछ भी न हुआ। मगर बिहारी सिंह धीरे धीरे अलमस्त हो गया और थोड़ी ही देर में बेहोश होने वाला था। वो ऐसा मस्त और दिल खुश करने वाला नशा था जिसके वश में होकर बिहारी सिंह ने अपने दिल का भेद खोल दिया। मगर अफसोस, भूतनाथ ने हमारी कुल मेहनत पर मिट्टी डाल दी और हम लोगों को बर्बाद कर दिया। उस भेद का पता लग जाने पर भी हम लोग कुछ न कर सके, जिसका सबब आगे चलकर आपको मालूम होगा। जब गिरजा कुमार और बिहारी सिंह से बातें हो रही थी, उसी समय हम दोनों मित्र भी वहां थोड़ी ही दूर पर छिपे हुए खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि बिहारी सिंह बेहोश हो जाए और गिरजा कुमार बुलाए तो हम दोनों भी वहां जा पहुंचे। गिरजा कुमार ने पुनः जोर देकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तुम्ही को दिल का पर्दा खोल के और सच्चा सच्चा हाल कह के दोस्ती का परिचय देना चाहिए। और ये बात मुझसे छिपी नहीं रह सकती कि तुमने सच कहा या झूठ, क्योंकि जो कुछ भेद है उसे मैं खूब जानता हूं। बिहारी सिंह: मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है। खैर, अब कोई बात मैं तुमसे न छिपाऊंगा, सब भेद साफ कह दूंगा। मगर इस समय मैं केवल इतना ही कहूंगा कि वास्तव में राजा साहब मरे नहीं, बल्कि अभी तक जीते हैं। गिरजा कुमार: इतना तो मैं खुद कह चुका हूं, इससे ज्यादा कुछ कहो तो मुझे विश्वास हो। गिरजा कुमार की बात का बिहारी सिंह कुछ जवाब दिया ही चाहता था कि सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा, जो पास आते ही चांदनी के सबब से बहुत जल्द पहचान लिया गया कि भूतनाथ है। बिहारी सिंह ने, जो भूतनाथ को देखकर घबरा गया था, गिरजा कुमार से कहा, लो संभल जाओ, भूतनाथ आ पहुंचा। दोनों आदमी संभल कर खड़े हो गए और भूतनाथ भी वहां पहुंचकर दिलेराना ढंग पर उन दोनों के सामने अकड़कर खड़ा हो गया और बोला, तुम दोनों को मैं खूब पहचानता हूं और मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने भी मुझे पहचान लिया होगा कि ये भूतनाथ है। बिहारी सिंह: बेशक मैंने तुमको पहचान लिया, मगर तुमको हम लोगों के बारे में धोखा हुआ है। भूतनाथ हंसकर: मैं तो कभी धोखा खाता ही नहीं। मुझे खूब मालूम है कि तुम दोनों बिहारी सिंह और गिरजा कुमार हो, और साथ ही इसके मुझे ये भी मालूम है कि तुम लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए जमानिया से बाहर निकले हो। मुझे तुम अपने ऐसा बेवकूफ ना समझो। गिरजा कुमार की तरफ बताकर: जिसे तुम लोगों ने आज तक नहीं पहचाना और जिसे तुम अभी तक शिवशंकर समझे हुए हो, उसे मैं खूब जानता हूं कि यह दलीप शाह का शागिर्द गिरजा कुमार है। जरा सोचो तो सही कि तुम्हारे ऐसा बेवकूफ आदमी मुझे क्या गिरफ्तार करेगा, जिसे एक लौंडे यानी गिरजा कुमार ने धोखे में डालकर उल्लू बना दिया, और जो इतने दिनों तक साथ रहने पर भी गिरजा कुमार को पहचान न सका। खैर, इसे जाने दो, पहले अपनी हिम्मत और बहादुरी का अंदाज कर लो। देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे गिरफ्तार करो तो सही। भूतनाथ की बातें सुनकर बिहारी सिंह हैरान बल्कि बदहवास हो गया, क्योंकि वो भूतनाथ की जीवट और उसकी ताकत को खूब जानता था और उसे विश्वास था कि इस तरह खुले मैदान भूतनाथ को गिरफ्तार करना दो चार आदमियों का काम नहीं है। साथ ही वो ये सुनकर और भी घबरा गया कि हमारा साथी वास्तव में शिवशंकर या हमारा मददगार नहीं है, बल्कि हमें धोखे में डालकर उल्लू बनाने और भेद ले लेने वाला एक चालाकैयार है। इससे मैंने जो गोपाल सिंह के जीते रहने का भेद बता दिया, सो अच्छा नहीं किया। इसी घबराहट में बिहारी सिंह का नशा पूरे दर्जे पर पहुंच गया और सिर नीचा करके सोचता ही सोचता वो बेहोश होकर जमीन पर लंबा हो गया। उस समय गिरिजा कुमार की तरफ देख के भूतनाथ ने कहा,
तुम इस बात का ख्याल छोड़ दो कि मेरे सामने से भाग जाओगे या चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लोगे। गिरजा कुमार, मगर मुझसे आपको किसी तरह की दुश्मनी ना होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपका कुछ नुकसान नहीं किया है। भूतनाथ, सिवाय इसके कि मुझे गिरफ्तार करने की फिक्र में थे। गिरजा कुमार, कदापि नहीं। ये तो एक तरकीब थी जिससे कि मैंने अपने को कैद होने से बचा लिया। यही सबब था कि इस समय मैंने इसे यानी बिहारी सिंह को धोखा देकर बेहोशी की दवा दी और इसे बांधकर अपने घर ले जाने वाला था। भूतनाथ, तुम्हारी बातें मान लेने योग्य हैं, मगर मैं इस बात को भी खूब जानता हूं कि तुम बड़े बातूनी हो और बातों के जाल में बड़े बड़े चालाकों को फंसाकर उल्लू बना सकते हो। इतना कहकर भूतनाथ ने अपनी जेब में से कपड़े का एक टुकड़ा निकालकर गिरजा कुमार के मुंह पर रख दिया और फिर गिरजा कुमार को दीन दुनिया की कुछ भी खबर न रही। इसके बाद क्या हुआ सो उसे मालूम नहीं और ना मैं ही जानता हूं, क्योंकि इस विषय में मैं वही बयान करूंगा जो गिरजा कुमार ने मुझसे कहा था। हम दोनों मित्र जो उस समय छिपे हुए बैठे थे, बैठे बैठे घबरा गए और जब लाचार होकर उस बाग में गए तो न गिरजा कुमार को देखा न बिहारी सिंह को पाया। कुछ पता न लगा कि दोनों कहाँ गए, क्या हुए या उन पर कैसी बीती। बहुत खोजा, पता लगाया, कई दिन तक उस इलाके में घूमते रहे, मगर नतीजा कुछ न निकला। लाचार अफसोस करते हुए अपने घर की तरफ लौट आए। अब बहुत विलंब हो गया, महाराज भी घबरा गए होंगे। जीत सिंह की तरफ देखकर, यदि आज्ञा हो तो मैं अपनी राम कहानी यहीं पर रोक दूं और जो कुछ बाकी है उसे कल के दरबार में बयान करूं। इतना कहकर दलीप शाह चुप हो गया और महाराज का इशारा पाकर जीत सिंह ने उसकी बात मंजूर कर ली। दरबार बर्खास्त हुआ और लोग अपने अपने डेरे की तरफ रवाना हुए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 24वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।